डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आपके सिलेबस को पूरा किया जा रहा है, आज इस ऑनलाइन लेक्चर में हम आपको बटलर-वोल्डमर इक्वेशन के बारे में। ये इक्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो बटलर-वोल्डमर इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। एक तरीके से इलेक्ट्रोड की काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोड रिएक्शन को समझने के लिए बटलर-वोल्डमर इक्वेशन दी गई है। बटलर-वोल्डमर इक्वेशन को जब हम लोग डिराइव करते हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसा कि कोई भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, उसको जब वो हो रही होती है तो वो उसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स विच आर गिवन एज बिलो, जो कि आप अपने PDF में देख सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती हैं वो इन नंबर ऑफ स्टेप से संपन्न होती है। तो जिसमें पहला स्टेप होता है हमारा डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की सतह की तरफ हमारे जो रिएक्टेंट, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जो हमारे आयंस हैं उनका डिफ्यूजन होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड सरफेस। In the second step, there is adsorption of reactant on the electrode. सेकेंड स्टेप में जो हमारा इलेक्ट्रोड पर हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो अधिशोषित हो जाता है, जो कि आपका स्टेप सेकेंड है PDF में। देन उसके बाद है आपका थर्ड स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू और फ्रॉम द एड्सॉर्ब्ड रिएक्टेंट स्पीशीज। जो अधिशोषित हुई है हमारी जो रिएक्टेंट की स्पीशीज, यानी जो रिएक्टेंट स्पीशीज हमारी एड्सॉर्ब हुई है, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टू और फ्रॉम द एड्सॉर्ब रिएक्टेंट हो सकता है। यानी हमारे जो रिएक्टेंट है वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या दे सकता है। ये दोनों ही प्रोसेस वहाँ पर पॉसिबल हैं। तो थर्ड स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू और फ्रॉम द एड्सॉर्ब रिएक्टेंट। एड्सॉर्ब रिएक्टेंट के से हमारे इलेक्ट्रॉन का आदान या प्रदान। देन फोर्थ स्टेप होता है डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, आइदर हमें आयन मिलेगा या तो मेटल सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, या सॉलिड मेटल हमारा आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो हमारा प्रोडक्ट बना है, अभी जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रोड की सतह को छोड़ेगा, उससे उसका विशोषण होगा, और विशोषण के बाद आखिरी स्टेप में हमारा जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रोड की सतह से दूर सोल्यूशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस होती हैं वो संपन्न होती हैं। अब जब हम इस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन के लिए जो बटलर-वोल्डमर इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे, उसके लिए हमने एक जर्नल इक्वेशन या इलेक्ट्रोड प्रोसेस को कंसीडर किया है। वो इलेक्ट्रोड प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं कि माना कि एक हमारे पास एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन है जहाँ पर हमारा Mn+ आयन हमारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें हमारा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रिएक्शन है वो रिडक्शन प्रोसेस है, जबकि जो बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन है वो हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे Mn+ ये हमारा मेटल आयन है जो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन प्रोसेस कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी जो बैकवर्ड प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो मेटल सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है Mn+ मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और इस कन्वर्जन से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन है जो कि आपको इस रिएक्शन स्कीम के द्वारा दिखाई गई है। अब इस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन के लिए आयरिंग की एक्टिवेशन थ्योरी के आधार पर अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया की दर यानी रेट को अगर हम लोग निकालें, तो जैसा कि आयरिंग एक्टिवेशन एनर्जी के रेट को हम लोग इस इक्वेशन के माध्यम से दिखाते हैं, कि जहाँ पर ये हमारा स्मॉल k है दैट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, BE raised to the power -ΔG* अपॉन RT। तो ये जो एक्सपोनेंशियल पर हमारा ΔG* अपॉन RT है, तो ये ΔG* हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, R हमारा गैस कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है, B कोई कांस्टेंट है, और K हमारा रेट कांस्टेंट है। तो
अब इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो हमने अभी जो रिएक्शन कंसीडर की है, जहाँ पे हमारा मेटल आयन मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और इसी तरीके से जो हमारा मेटल सॉलिड है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जहाँ पर डेल्टा जी स्टार ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस को होने के लिए, यानी this much amount of energy which is given in the form of delta G star which is known as energy of activation, ये एनर्जी हम लोग को ज़रूरत है ताकि ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो सके। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी को हमने इस एनर्जी डायग्राम के माध्यम से दिखाया है। इस एनर्जी डायग्राम में हमारा ये कन्वर्जन हो रहा है, यानी हमारा रिएक्शन जब प्रोसीड करता है, आइदर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, चाहे इस तरफ की बात करेंगे तो हमारा कैथोडिक और प्रोसेस, और अगर इस तरफ की बात करेंगे तो हमारा एनोडिक प्रोसेस। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे दिखाया कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जहाँ पे कैथोडिक प्रोसेस भी हो रही है और एनोडिक प्रोसेस हो रही है। तो इसको हमने एनर्जी डायग्राम के माध्यम से दिखाया है, जहाँ पे हमने यहाँ पे मेटल सॉलिड है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू मेटल आयन, यहाँ पे Mn+ ये एक्वस मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ये यहाँ तक ये एनर्जी की जो सीमा है दैट इज दैट इट इज लिमिटेड इन बिटवीन दिस एरिया। तो मेटल सॉलिड से मेटल आयन में कन्वर्ट होने में हमारे एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज गिवन एज डेल्टा जी स्टार, और यहाँ पे जो एनोडिक प्रोसेस है उसको हमने IA से रिप्रेजेंट किया है, जबकि जो हमारा कैथोडिक प्रोसेस है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल आई इसमें कीजिएगा स्मॉल IC से। अब इसके लिए द एनर्जी बैरियर इज इक्वल्स टू डेल्टा जी स्टार। इस रिएक्शन के लिए, यानी हमारे रिएक्टेंट का कन्वर्ट होने में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेटल सॉलिड है, उसका मेटल आयन में कन्वर्ट होने के लिए उसको दिस मच अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए अब हम व्हेन वी मूव इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट, जब हम लोग इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट की तरफ मूव करते हैं तब ये प्रोसेस हमारी एनोडिक प्रोसेस होती है, और इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी जब इलेक्ट्रोलाइट से हम लोग इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज IC, दैट इज गिवन बाय दैट इज नोन एज कैथोडिक प्रोसेस। स्टूडेंट इसको ऐसा समझिए कि जैसा कि हमने मान लीजिए एक बीकर है जिसमें हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है, तो इलेक्ट्रोड में हमारा मेटल सॉलिड है और हमारा जो सोल्यूशन हमने लिया है मेटल आयन का। तो जब हमारे इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट, यानी हमारा जो मेटल सॉलिड है इलेक्ट्रोड पर जो सॉलिड मेटल है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू मेटल आयन, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी एनोडिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लूज करके हमारा जो मेटल सॉलिड है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू मेटल आयन। और उसका जो विपरीत प्रोसेस है, यानी यदि हमारे जो मेटल आयन जो सॉलिड जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन या सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं, अगर उनका मूवमेंट वो जाके डिपॉजिट हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोड पर जहाँ पे वो सॉलिडिफाई होंगे, यानी MS में कन्वर्ट होंगे, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। और ये प्रोसेस हमारी कैथोडिक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग IC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो IA हमारी एनोडिक प्रोसेस है और IC हमारी कैथोडिक प्रोसेस है, जिसे यहाँ पे हमने दिखाया है इस तरीके से। अगर हमारे मेटल आयन का कन्वर्जन मेटल सॉलिड में हो रहा है, जो कि आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, मेटल सॉलिड का कन्वर्जन अगर मेटल आयन में हो रहा है तो दैट इज नोन एज एनोडिक प्रोसेस, और अगर मेटल आयन का कन्वर्जन हमारे सॉलिड में हो रहा है तो दैट इज नोन एज कैथोडिक प्रोसेस। अब इसके बाद हम लोग आगे की डेरिवेशन पे आते हैं। तो IC और IA का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक ऐसी रिएक्शन को कंसीडर करते हैं जहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो उस कंडीशन में C0 और CR ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्पीशीज। जो हमारे मेटल आयन या मेटल सॉलिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन C0 और CR है। C0 हमारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन है और CR हमारे रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन है। तो रेट ऑफ द कैथोडिक एंड एनोडिक प्रोसेस विल बी गिवन एज, अब जो हमारी कैथोडिक प्रोसेस, यानी यहाँ पे देखें इस इक्वेशन पे कि हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो प्रोसेस है यानी हमारी कैथोडिक प्रोसेस है
उसके लिए रेट, और हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन की एनोडिक प्रोसेस की जो रेट है दैट विल बी गिवन एज KC एंड KACR। C यानी कैथोडिक प्रोसेस और हमारी A है हमारी एनोडिक प्रोसेस। अब हम बात करते हैं KC एंड KA आर द कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारी एनोडिक प्रोसेस है। स्टूडेंट इसको ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म स्पीशीज है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म स्पीशीज है, और ये हमारी KC इज द एनोडिक प्रोसेस, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे कैथोड पर, यानी KC हमारी रिडक्शन हो रहा है और ये कैथोडिक प्रोसेस है, और KA हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमारी एनोडिक प्रोसेस है। तो ये उसके लिए रेट कांस्टेंट है। अब जो हमारे चार्ज ट्रांसफर का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वेयर F इज इक्वल्स टू E एंड A, जहाँ पर हमारा F फैराडेज कांस्टेंट है, Na हमारा एवोगैड्रोस नंबर है और E हमारा चार्ज है। तो जब हमारा जो सोल्यूशन है, जो हम लोग ले रहे हैं स्पीशीज, उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल है, तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे 1 रख देंगे एवोगैड्रो नंबर की जगह, तो दैट F इज इक्वल्स टू E, तो वहाँ पर F बराबर E हो जाएगा, दैट इज फैराडेज कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द चार्ज। तो वहाँ पे फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू चार्ज के बराबर हो जाएगी। अब if the amount of current I is the amount of anodic and cathodic current which is devised due to the electron transfer, अगर हम लोग जो करंट है, अब ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें जो करंट डेवलप हो रहा है, तो जो हमारे एनोडिक करंट है और कैथोडिक करंट है उसको अगर हम लोग दिखाएं, तो जो हमारा एनोडिक करंट होगा उसकी वैल्यू F इंटू रेट KA अपॉन CR इज इक्वल्स टू रेट ऑफ द रिएक्शन, ये जो प्रोसेस की जो दर है, और ये F हमारा चार्ज है, तो चार्ज इंटू रेट विल बी इक्वल टू द करंट, दैट इज ये हमारी एनोडिक प्रोसेस से जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट, दैट इज इक्वल्स टू F इंटू KA इंटू CR, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है ये इक्वेशन। इसी तरीके से IC इज इक्वल्स टू F इंटू KB इंटू C0। तो ये हमारे कैथोडिक प्रोसेस से जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू F इंटू KB इंटू C0। तो यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट। जब हमने क्या बताया कि जो हमारा करंट है दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू रेट, रेट की वैल्यू आपको पहले बता दी गई है, और चार्ज फैराडेज हमने E की जगह F लिखा हुआ है, तो चाहे E लिख सकते हैं आप, चार्ज की जगह F भी लिख सकते हैं, तो E इंटू रेट दैट इज इक्वल्स टू एनोडिक करंट, और कैथोडिक के केस में हमारा F इंटू KB, जो बैकवर्ड डायरेक्शन पे या फॉरवर्ड डायरेक्शन जो हम लोग दोनों प्रोसेस को बोल रहे हैं, तो उन दोनों प्रोसेस के लिए हमने करंट को कैलकुलेट कर लिया। अब जो हमारा जो नेट करंट डेंसिटी I इज इक्वल्स टू I बराबर IA माइनस IC, तो जो हमारा नेट जो करंट डेंसिटी होगा वो एनोडिक करंट माइनस कैथोडिक करंट होगा। अब हम लोग इसमें वैल्यूज रखते हैं, I इज इक्वल्स टू जो एनोडिक करंट की वैल्यू और हमारे कैथोडिक करंट की वैल्यू, तो इन वैल्यूज को पुट करने पर हमको ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन में जो हमारा रेट हमने जो आयरिंग इक्वेशन से निकाला था रेट, उस रेट की वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमको ये वाली इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, जैसे KA जो KA की वैल्यू है और KB की वैल्यू है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो KA है दैट इज इक्वल्स टू B इंटू E। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एनोडिक और कैथोडिक हमने बताया, इसलिए ये तो इन जनरल हमारा जो आयरिंग एक्टिवेशन थ्योरी के अनुसार हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, तो एनोडिक रेट ऑफ द रिएक्शन हम देंगे और कैथोडिक रेट ऑफ रिएक्शन देंगे। तो इस तरीके से हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई दैट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू F BACR इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस डेल्टा G A स्टार अपॉन RT। ये A दिखा रहा है एनोडिक के लिए, और जो C जो सबस्क्रिप्ट पे C लिखा हुआ है ये कैथोडिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन को हमने नंबर 1 दिया। अब अगर हम लोग ये कंसीडर करें कि एनोडिक प्रोसेस ज़्यादा डोमिनेटिंग प्रोसेस है या ज़्यादा
वो ज़्यादा उसकी डोमिनेटिंग है, तो उस कंडीशन में आई ए इज़ ग्रेटर देन आई सी। उस कंडीशन में जो आई की वैल्यू होगी दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और अगर हम लोग कैथोडिक करेंगे तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, एंड द करंट विल बी एनोडिक करंट। जब अगर ये वाली प्रोसेस, अगर हम ये मान लें, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस हो रही है, उस इलेक्ट्रोड प्रोसेस में जो एनोडिक करंट है वो ज़्यादा है, यानी उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आई ए इज़ ग्रेटर देन आई सी, और उस कंडीशन में आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक प्रोसेस ज़्यादा डोमिनेट कर रही है और रिएक्शन हमारा नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। जब दोनों ही प्रोसेस एक जैसे चलेंगी, यानी जब आई ए और आई सी बराबर होगा, तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेट हम कहेंगे। लेकिन अगर कोई एक प्रोसेस डोमिनेट कर रही है, तो उस कंडीशन में ये नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहलाएगी, और नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो उसको हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमारा जो प्रोसेस है, माना कि हमारी जो प्रोसेस है वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, जहाँ पे एक जो प्रोसेस है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही है कंपेयर टू द अदर प्रोसेस। तो अब यहाँ पे इफ़ वी कंसीडर द रिडक्शन, अब यहाँ पे हम ये देखें कि रिडक्शन प्रोसेस की बात करें, इफ वी कंसीडर द रिडक्शन वेयर मेटल आयन टेक्स इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया और वो कन्वर्ट हो रहा है मेटल सॉलिड में। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए कुछ जो वर्क डन हो रहा होगा, यानी जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा होगा इस प्रोसेस के लिए, वो हम लोग दे सकते हैं ई डेल फाई। ये ई डेल फाई होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये जो प्रोसेस हो रही है, जब हमारे एम एन प्लस ने इलेक्ट्रॉन को लिया और वो कन्वर्ट हो रहा है एम सॉलिड में, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू ई डेल फाई के बराबर होगा। देयरफॉर दिस मच अमाउंट ऑफ मोर इलेक्ट्रिकल वर्क इज टू बी एडेड टू द एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो हमारी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, उस कंडीशन में जो हमारी रिडक्शन की प्रोसेस है, जहाँ पे हमारा मेटल आयन कन्वर्ट हो रहा है मेटल सॉलिड में, तो वहाँ पे जो हमने इससे पहले जो आपको डायग्राम दिखाया था कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है डेल्टा जी, इतनी एनर्जी इसको चाहिए इस प्रोसेस को यहाँ पे कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहा है। लेकिन जब अगर हमारा कंडीशन कैसी है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वहाँ पर हमको दिस मच अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा, ये जो आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन से नीचे की तरफ बनाया गया है, ये जो ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके बनाया गया है, और ये जो ये वाली एरो हम दिखा रहे हैं, इस एरो से इतना वर्क और हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी इस डेल्टा जी में हमको इतना इलेक्ट्रिकल वर्क को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये वाली प्रोसेस होगी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो जिसको हमने यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से दिखाया है। तो हमने क्या किया, कैथोडिक प्रोसेस में डेल्टा जी में इतना इलेक्ट्रिकल वर्क को जोड़ दिया। अब इन प्लेस ऑफ ई हमने एफ का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो ई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और, अब इसके साथ हमको एक और फैक्टर को जोड़ना पड़ेगा, दैट इज नोन एज अल्फा, विच इज अ ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जिसे हम लोग ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अब इस चीज़ को भी, अल्फा को भी हमने इसमें ऐड किया। अब एनोडिक प्रोसेस के केस में क्या होगा, जैसे कैथोडिक में हमको ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क को जोड़ना पड़ रहा है, जबकि नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो एनोडिक प्रोसेस होगी उतना कम वर्क करना पड़ेगा हमको। यानी कैथोडिक प्रोसेस के लिए जो हमने एफ डेल फाई के बराबर ये वर्क को हमने जोड़ा है, इतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा तब ये रिएक्शन होगी। और जो हमारे एनोडिक प्रोसेस में इतना कम वर्क करना पड़ेगा रिएक्शन के को होने के लिए। तो हमारी जो एनोडिक प्रोसेस की जो डेल्टा जी स्टार का मान है दैट इज इक्वल्स टू दिस। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिलती है। देन उसके बाद हमने इससे पहले पिछले लेक्चर में आपको ओवर पोटेंशियल के बारे में बताया था। ओवर पोटेंशियल होता है जब हमारी ऑब्जर्व्ड पोटेंशियल और हम लोग इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की वैल्यू को माइनस करते हैं, तो जो हमको डिफरेंस मिलता है उसका, दैट इज नोन एज ओवर पोटेंशियल। अब इस वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे रखें, क्योंकि हमको फाई की वैल्यू है हमारे पास। अब इस फाई की वैल्यू में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारी एनोडिक करंट के लिए जो वैल्यू मिलती है वो इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट की है, जहाँ पर इस ब्रैकेट में जितने इक्वेशन हमने आपको दिखाई है, दैट
is that it will be contribute to the anodic current under equilibrium condition. इतना जहाँ तक हमने आपको इस ब्रैकेट करके दिखाया है वो इक्विलिब्रियम करंट का कंट्रीब्यूशन है, एनोडिक करंट है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में एनोडिक करंट है ये। और आई ए को हमने इस तरीके से इक्विलिब्रियम, इसको पूरे को हमने क्या किया है, इस पूरे की जगह हमने लिख दिया है आई ए इक्विलिब्रियम माइनस ई 1 माइनस अल्फा ईटा एफ अपॉन आर टी। इसी तरीके से कैथोडिक करंट के लिए हम लोग आई सी इक्विलिब्रियम इस तरीके से लिख सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो हमारी एनोडिक करंट डेंसिटी और कैथोडिक करंट डेंसिटी वो बराबर होती है, जिससे हम लोग एक्सचेंज करंट डेंसिटी से I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब I0 अगर हम लोग इसको माइनस तो उस कंडीशन में I इज इक्वल्स टू आई ए माइनस आई सी, I0 इज इक्वल्स टू, इन वैल्यूज को हम लोग अगर माइनस कर दें दैट विल बी इक्वल टू द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन जो हमको मिलेगी। इस इक्वेशन को हम लोग बटलर बोल्मर इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन में करंट को कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।